Welcome to all. The course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a module 4, lecture 19, and the topic which will be discussed today, the features of developed and undeveloped money market. The topic which will be covered today is the first feature of the developed money market and the second the feature of the undeveloped money market. पिछली लेक्चरों में हमने ये समझा कि मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक शॉर्ट रन फॉर्म है जिसमें कोई भी देश, कोई भी बिजनेस या कोई भी सोसाइटी या मार्केट शॉर्ट रन फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या शॉर्ट रन ट्रेड बायर एंड सेलर के बीच में होता है विच इज़ क्लोज टू मनी। किसी भी देश के मनी मार्केट के बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे वर्किंग पैटर्न हैं, कंपोनेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं एंड सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस है जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा और जाना है। इस लेक्चर में हम आज ये जानेंगे कि किसी भी देश के जो डेवलप्ड मनी मार्केट हैं और जो अनडेवलप्ड मनी मार्केट हैं उसकी पहचान और उसके फीचर क्या होते हैं। तो हम अपनी शुरुआत करेंगे द फीचर ऑफ द developed money market. Developed money market is a relative term which refers to a better organized, more efficient and the more sensitive money market. In other words, a developed money market has greater responsiveness to change the demand and the supply of the short term fund in any of its segment. Generally, the extent of a development of a money market is closely related to the degree of economic development of a country. The money market of the economically advanced country like England, America are developed, while those of underdeveloped of developing countries like India are relatively underdeveloped. The following of the main characteristic of developed and the undeveloped money market is previous slides. मनी मार्केट का जो सिग्निफिकेंस है उसमें हमने ये समझा कि मनी मार्केट देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश के जो इकोनॉमिक स्टेटस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है वो उस देश के इन्वेस्टमेंट पे निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की आय का बढ़ना ही विकास का सूचक है। द फर्स्ट प्राइमा फेसी इंडिकेटर ऑफ अ ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी is to increase the income or is to increase the output and output increases by the investment. बिना निवेश के हम किसी भी देश के उत्पादन को बढ़ाने की बात सोच ही नहीं सकते और अगर किसी भी देश के बिजनेस को अगर हमें बढ़ाना है तो जो प्रोडक्शन हाउस हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्हें कॉस्ट बेयरिंग करनी होगी, उन्हें किसी न किसी तरीके से पूंजी की उपलब्धता चाहिए होगी। दिस इज़ अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट द मोर एंड मोर फंड। इसी के लिए हम जब किसी भी देश के फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के मार्केट होते हैं, एक कैपिटल मार्केट है, दूसरा मनी मार्केट है। मनी मार्केट उस देश के शॉर्ट रन कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और इसीलिए अगर किसी भी देश के विकास को अगर संगठित करना है, बेहतर करना है, अच्छा बनाना है तो उस देश के जो मनी मार्केट की जो सिचुएशन है उसका डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है। विश्व में जो देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, जो इस समय विकास के सबसे ऊंचे पायदान पर स्थित हैं, उन देश का जो मनी मार्केट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अ हाई रेगुलेटिव एंड द रिस्पॉन्सिबल मनी मार्केट एग्जिस्ट इन अ डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, जापान, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो एशियन कंट्री हैं, जो अफ्रीकन कंट्री हैं, उस देश में जो मनी मार्केट का जो ढांचा है वो डेवलप्ड न होके अंडर डेवलप्ड है। तो आज हम अपनी बात अपने लेक्चर की शुरुआत में पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ मेन फीचर ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट। तो जो सबसे सिग्निफिकेंस, जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है एक डेवलप्ड मनी मार्केट का वो है प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक किसी भी देश के मुद्रा बाजार का सबसे अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो देश की अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ये मनी मार्केट का सबसे अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है।
इसका जो बेसिक वर्क है वो ये है कि ये मनी मार्केट के रेगुलेट करता है एंड क्रिएटेड द न्यू पॉलिसी टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल, टू स्टेबलाइज द मैक्रो इकोनॉमिक मॉनेटरी वेरिएबल्स जैसे इन्फ्लेशन, क्रेडिट क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, rate of interest and so on so on. There are number of monetary variables which is affected by the policy of the central bank. Central bank सरकार का भी बैंक कहा जाता है, सेंट्रल बैंक को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसीलिए मॉनेटरी मार्केट के डेवलप्ड होने के जो सबसे बड़ा फीचर है वो उस देश के उसके सेंट्रल बैंक की शक्ति है। यदि किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास यदि रेगुलेटिंग एंड पॉलिसी मेकिंग की शक्ति है और उसकी क्रेडिबिलिटी उस देश में मनी मार्केट में है तो वो देश का जो मनी मार्केट है वो एक डेवलप्ड मनी मार्केट कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के रेगुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड क्रिएटिविटी और क्रेडिबिलिटी अगर इन दोनों में अगर किसी भी तरह का कोई लूप होल है या निगेटिवनेस है तो उस देश के मनी मार्केट को हम डेवलप्ड मनी मार्केट के संज्ञा नहीं दे सकते। जो दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो सबसे बड़ा बिंदु है जिससे हम उस देश या उस विशेष मनी मार्केट को हम डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कह सकते हैं वो है डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम। अ डेवलप्ड मनी मार्केट रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस of a well organized commercial banking system. Moreover, the public should also banking habits. The commercial banks are a nucleus of the whole money market. They are the main supplier of the short term funds. Therefore, the policy of the commercial banks regarding loans and advance will have its effect on the money market. Because of their close relation with the central bank, the commercial banks serve as a connecting link between the central bank and the various money market. Like India, the number of the developed commercial bank is very small and their activities are confined mainly to the urban areas. A developed banking system से जो तात्पर्य है वो ये है, जब हमने पिछले लेक्चर में देखा था तो जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हमने बात की थी तो हमने ये समझा था कि किसी भी देश में मनी मार्केट में दो तरह के इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। पहला डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन और दूसरा नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में जो सबसे बड़ा नाम है वो है कमर्शियल बैंक का। ज़रूरी नहीं कि किसी भी देश के बैंकिंग ढांचे में एक तरीके की समरूपता होती है। देयर इज़ अ हेट्रोजेनिटी इन अ बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। अमेरिका में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लैंड में भी हो। इंग्लैंड में जो स्ट्रक्चर है बैंकिंग सिस्टम का वो ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में भी हो। लेकिन कमर्शियल बैंक इज़ एग्जिस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन विश्व के सभी देशों में कमर्शियल बैंक किसी न किसी रूप में पाया जाता है और ये मनी मार्केट का सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि ये डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होता है एंड इट्स अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन। लोगों का बैंकों के प्रति विश्वास होता है और वो जो बैंक होते हैं उन्हें कमर्शियल बैंक की ही हम संज्ञा देते हैं। कमर्शियल बैंक लोन मार्केट का भी हिस्सा है, कमर्शियल बैंक डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन भी है, कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन भी है। ये लोगों की जमा भी स्वीकार करती है, ये लोगों को ज़रूरत पड़ने पर ऋण भी उपलब्ध कराती है और साथ ही साथ ये अपने कस्टमरों को बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विस भी देती है, जैसे लोगों के इंश्योरेंस या किसी भी बीमा की राशि को भुगतान करना, उनके बिल पेमेंट करना। जैसे आज के समय में हम देख सकते हैं कि हम किसी भी तरीके का बिल आसानी से इंटरनेट के थ्रू उस बैंक के साइट में जाके, जिस बैंक में आपका खाता है या किसी भी व्यक्ति का खाता है मिस्टर एक्स का, वो उस बैंक से जाके अपने बिल को पेमेंट के रिक्वेस्ट कर सकता है और एक मैंडेट क्रिएट कर सकता है और वो बैंक विशेष समय या विशेष तिथि जिस पर उस व्यक्ति ने मैंडेट किया है उसमें वो पेमेंट कर देती है और साथ ही साथ कस्टमर के कहने पर उनके बॉन्ड और इक्विटी के इंटरेस्ट को भी कलेक्ट करती है। तो किसी भी देश में जो डेवलप्ड मनी मार्केट है उसमें कमर्शियल बैंक का बेहतर तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना एक प्राइमरी और फंडामेंटल कंडीशन है। और साथ ही साथ कमर्शियल बैंक के रहने के साथ साथ लोगों के पास एक हेल्दी बैंकिंग हैबिट भी होना चाहिए। हेल्दी बैंकिंग हैबिट होने से उस देश में जो कमर्शियल बैंक है वो प्रॉस्परस होगा, वो एक्टिव होगा, स्ट्रेंथनिंग होगा और उस देश के मनी मार्केट को भी सशक्त और सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए कारगर होगा। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है
वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। Efficient working of a developed money market requires a regular and the adequate supply of a variety of the financial assets such as bill of exchange, treasury bill, short-run government bond, etc. Moreover, there should be an adequate number of the dealer or brokers in the money market who buy and sell these assets. तात्पर्य ये है कि फाइनेंशियल असेट्स की भी एक एडक्वेट फॉर्म में अवेलेबिलिटी और सप्लाई होनी चाहिए। जैसे मान लिया कि किसी भी देश का जो मनी मार्केट है, यदि उसमें इन एडक्वेट सप्लाई ऑफ मनी है, इनएफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, जो उस देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी या शॉर्ट रन फंड रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, तो उस देश के मनी मार्केट को विकसित होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर किसी भी देश का मनी मार्केट डेवलप्ड है, इसका मतलब ये है कि उस देश के जो मनी मार्केट के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो डिपॉजिटरी एंड द नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है, उनके पास एक पर्याप्त मात्रा में फंड अवेलेबल है, जो ज़रूरत पड़ने पर किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए वो आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब उस देश में लोगों के पास ये भी हैबिट हो कि वो अपने सरप्लस मनी को, अपने सरप्लस पैसे को, अपने सरप्लस फंड को बैंक में जमा करें। जनरली जब हम अपने पैसे को देखते हैं, अपने पैसे का आकलन करते हैं, तो हम अपने पैसे को 3 तरीके से बांटते हैं। इकोनॉमिक्स की थ्योरी के हिसाब से द केन्सियन थ्योरी इज जस्ट डिस्क्राइब दैट कि हम अपने पैसे को पहला जो हिस्से में रखते हैं उसे हम ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। जैसे रोज़मर्रा के खर्चों के लिए, जैसे अपनी लाइबिलिटी को पूरी करने के लिए, बिल के भुगतान के लिए हम जो पैसे को रखते हैं वो ट्रांजैक्शन मोटिव अमाउंट हो सकता है। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव अमाउंट होता है। आकस्मिक चीज़ों से, आकस्मिक खर्चे या किसी दुर्घटना से बचने के लिए, किसी ज़रूरत पड़ने पर, या किसी, जैसे मान लिया कि एक आदमी है, उसके पास एक 4 व्हीलर है, उसमें कोई टूट फूट हो जाए, कोई उसकी दुर्घटना हो जाए, उससे बचने के लिए, या कोई कैजुअल्टी हो जाए, कोई फिज़िकल और द नॉन फिज़िकल इमरजेंसी हो जाए, तो उससे बचने के लिए वो फंड की रिक्वायर करता है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है स्पेकुलेटिव। इसका मतलब बाज़ार के बारे में भविष्यवाणी करके, वर्तमान सूचनाओं के आधार पर बाज़ार के बारे में एक भविष्य की सूचना तैयार करके हम अपने पैसे को ज़्यादा लाभ कमाने के लिए हम बाज़ार में निवेश करते हैं। ये तय करता है कि रिस्क एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। यदि किसी भी देश के मनी मार्केट में रिस्क एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यदि ज़्यादा है, तो उस देश में लोग अपने पैसे को जो है ज़्यादातर रूप में बॉन्ड और इक्विटी के रूप में रखेंगे या निवेश करेंगे। तो किसी भी देश के मनी मार्केट के डेवलप होने के लिए उस देश में फाइनेंशियल एसेट्स की पूरी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और यह तभी सुनिश्चित हो सकती है जब उस देश का जो मनी मार्केट है उसका ढांचा इतना सशक्त और इतना क्रेडिबल हो, इतना इफ़िशियंट हो कि उस देश में जो मनी मार्केट के जो बायर और सेलर हैं वो पर्याप्त मात्रा में पैसे की जो नीड है, जो पैसे का फ्लो है, वो मनी मार्केट में बनाए रख सके। जो चौथी सबसे जो शर्त है एक डेवलप्ड मनी मार्केट की, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ सब मार्केट। डेवलप्ड मनी मार्केट हैज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड सब मार्केट्स, ईच स्पेशलाइजिंग इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अकॉर्डिंग टू द S.N. Sen, the larger of a number of sub market, the broader and the more developed will be the structure of a money market. For example, the New York money market has commercial paper market, bankers acceptance market, certificate of deposit market, treasury bill market, federal fund market, repurchase agreement market. कहने का तात्पर्य है कि मनी मार्केट में एक सिर्फ यूनिक एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना अच्छा नहीं है। मनी मार्केट में हमारे पास अ वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, और दे हैव डील विद द वेराइटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। यदि एक ही तरह का इंस्टीट्यूशन हो और एक ही तरीके के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर वो ट्रेड करते हैं, तो यह उस देश के डेवलप्ड मनी मार्केट का एक फीचर नहीं हो सकता। जैसे अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत में ढेर तरीके के सब मार्केट है। जैसे भारत में कमर्शियल बैंक्स भी हैं। द बैंकिंग इन द बैंकिंग सिस्टम देयर इज़ RRBs ऑल्सो, देयर इज़ अ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, देयर इज़ अ बिल हाउसेज, as well as there is a development bank, there is a cheat funds also, there is a cooperative credit unions also.
भारत में भी एक तरीके का सब मार्केट पाया जाता है जो तरह तरह की चीज़ों से डील करता है, तरह तरह के फाइनेंशियल असेट्स के साथ काम करता है। जैसे सेंट्रल बैंक ट्रेजरी बिल निकालती है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब शॉर्ट रन क्रेडिट फंड अवेलेबिलिटी चाहिए होती है तो वो कमर्शियल बिल के थ्रू, वो ट्रेजरी बिल के थ्रू सेंट्रल बैंक से पैसा एक्सेप्ट करती है कि मार्केट से फंड उसके पास अवेलेबल हो जाए। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक में हम जाते हैं तो कमर्शियल बैंक लोगों की या बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। कभी कभी ये सेंट्रल बैंक को भी लोन देने का काम करती है, जिसे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी देश में एक स्ट्रांग मनी मार्केट का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उस देश में फ्लेक्सिबिलिटी तभी आ सकती है जब उसमें वैरायटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो और वहाँ पर वैरायटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स हो। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में जो डेवलपमेंट का सिनेरियो है, जो डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, वो एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है, जो यूनिफाइड नहीं होता, जो डाइवर्सिफाइड होता है। उसमें रिजिडिटी नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में ये तभी हो सकता है जब उस देश में एग्जिस्टेंस ऑफ सब मार्केट होगा। यदि किसी भी देश के मनी मार्केट में यदि फ्लेक्सिबिलिटी के बजाय रिजिडिटी है, यूनिनॉमस इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर है, यूनिनॉमस फाइनेंशियल गुड्स हैं, तो उस देश में डेवलप्ड मनी मार्केट का हमेशा अभाव देखने को मिलेगा। उसके साथ यदि हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो वो हो सकता है इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट मीन्स द डेवलप्ड मनी मार्केट हैज़ एन integrated structure. In other words, its various sub-market are so closely connected that information and the funds are more easily and the quickly from one market to another market. There is a free movement of the borrowers and the lenders between different sub-market. As a result, all the sub-markets become highly sensitive to each other. या हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, वो ये है कि जो इसके पहले जो हमने पॉइंट देखा कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ सब मार्केट, लेकिन सब मार्केट का मतलब ये नहीं है कि देयर इज़ अ सब मार्केट में जो ढेर सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जैसे चीट फंड सोसाइटीज़ हैं, जैसे कोऑपरेटिव हाउसेज हैं, जैसे बिल हाउसेज हैं। ये ढेर सारे सब मार्केट के इंस्टीट्यूशन एक डेवलप्ड मनी मार्केट की पहचान तो हैं, लेकिन इनके बीच में एक इंटीग्रेटेड पास होना चाहिए। इनके बीच में एक इंटीग्रेटेड और यूनिनॉमस एक ब्रिज होना चाहिए। इसका मतलब इनके काम करने के स्टाइल, इनके वर्किंग पैटर्न और इनके फंक्शनल फॉर्म में एक तरीके का एक बैलेंस वे देखना को होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सेंट्रल बैंक जो रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है, कमर्शियल बैंक किसी दूसरे तरह के रूल्स फॉलो कर रहा है, कोऑपरेटिव किसी दूसरे तरह का रूल फॉलो कर रहा है, द बिजनेस हाउसेज जो कस्टम फॉर्म है, जो कोऑपरेटिव यूनियंस हैं, वो अलग तरह के नियमों की बात कर रहे हैं, वो अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं। द टू कमर्शियल बैंक हैव द वैरायटी ऑफ द इंटरेस्ट रेट। तो ये एक डेवलप्ड मनी मार्केट की पहचान नहीं है। एक डेवलप्ड मनी मार्केट में हमेशा एक यूनिनॉमस एंड द इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए। वो सेंट्रल बैंक के नियमों का प्रभाव सब पर एक जैसा पड़ना चाहिए। सेंट्रल बैंक के बनाए गए नियमों के साथ वो एक जैसे कोऑपरेटिव नेचर में होने चाहिए और उनके बीच एक तरह का एक बेहतर एक टर्मिनोलॉजी और एक बेहतर सामंजस्य बना होना चाहिए। और जैसे मान लिया कि हम अगर किसी एक मिस्टर एक्स को यदि किसी प्लेस ए में अगर बैंक से लोन लेना है, तो अगर वो चाहे तो वो दूसरी जगह के बैंक से भी लोन ले सकता है। इसका मतलब फ़ंड ट्रांसफ़र भी फैसिलिटेट होना चाहिए, आराम से फ़ंड ट्रांसफ़र हो एक जगह से दूसरे जगह पर, उसमें भी कोई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ अ मार्केट। जो अगला फीचर है वो है इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। अनदर फीचर ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट इज़ दैट the interest rate prevailing in different sub-market are integrated. A change in a bank rate by the commercial bank causes an equiproportional change in a interest rate existing in a different sub-market. कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि अगर मान लिया कि उस देश में 10 कमर्शियल बैंक्स हैं या उस देश में एक से ज़्यादा कमर्शियल बैंक हैं,
तो उनके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी एक इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अगर उसमें फ्लैक्चुएशन है या डिफरेंस है तो बहुत ही माइन्यूट होना चाहिए। जैसे मान लिया कि अगर भारत में दो बैंक हैं, एक SBI है और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक है, यदि हम होम लोन डिमांड करते हैं तो उनका होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है इन SBI एज वेल एज अ PNB, उनके बीच एक यूनिनॉमस एक प्रोपोर्शन रिलेशन होना चाहिए। उनके बीच बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन और बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो बायर है, जो कस्टमर है, वो कंफ्यूज होता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि वो लोन कहाँ से ले। क्यों? क्योंकि उसे डर लगा रहता है, मार्केट में क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है मनी मार्केट की। क्यों? क्योंकि बैंकों के लिए उसके जो मन में विश्वास है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता, वो एक निश्चित नहीं कर पाता, वह एक डिफाइन और फाइनाइट डिसीजन नहीं ले पाता कि वो किस बैंक से लोन ले। इसीलिए एक इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर किसी एक डेवलप्ड मनी मार्केट का एक सिग्निफिकेंस फीचर है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट रेट नॉन इंटीग्रेटेड होगा तो जो बारोअर हैं, जो कस्टमर हैं, दे आर कन्फ्यूज्ड एंड दे मूव अराउंड वन टू अनदर प्लेस, वन बैंक टू अनदर बैंक जाएंगे। और जो सेंट्रल बैंक है उसका जो रेगुलेशन इफेक्ट है वो भी बैंकों पर एक तरीके से पड़ना चाहिए। जैसे मान लिया अगर सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि देयर इज़ अ इन्फ्लेशन कंडीशन इन अ इकोनॉमी, तो अगर वो क्रेडिट क्रिएशन के लिए अगर इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देता है तो जो हाइकनेस, इफेक्ट ऑफ हाइकनेस है वो सारे बैंकों में एक जैसा होना चाहिए। इसका मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो वो इक्वल प्रोपोर्शनल रेट से ही सारे बैंकों में बढ़ना चाहिए। और अगर केंद्रीय बैंक को ये लगता है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होना चाहिए क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ फंड इन अ मार्केट, तो वो इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ाने के लिए कोई रेगुलेटिंग पॉलिसी अगर क्रिएट करता है तो उसका भी एक यूनिनॉमस इफेक्ट पड़ना चाहिए सारे सब मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द एडेक्वेट रिसोर्सेज। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट इज अवेलेबिलिटी एडेक्वेट रिसोर्स टू द फाइनेंस and the transaction in various sub markets. These resources come from within as well as outside the country. इसका तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो मनी मार्केट है उसमें एडेक्वेट रिसोर्स होने चाहिए, चाहे वो बाहर से ही क्यों नहीं आ रहे हों। आजकल ओपन इकोनॉमी में फंड सिर्फ इंटरनल सोर्स से जनरेट नहीं होता, फंड आउटर सोर्स से भी जनरेट होता है। तो मनी मार्केट में बाहर के भी देशों का पैसा लगा होता है। तो यहाँ पर मनी मार्केट के जो डेवलप्ड फीचर का एक ये तरीका भी है कि जो उस देश में जो मनी मार्केट है उनके पास एक एडेक्वेट रिसोर्स होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और डेवलप्ड मनी मार्केट का ये फीचर ये भी है कि उसमें स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए। दिस इंस्टीट्यूशन हेल्प इन इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ अ मनी मार्केट एंड मेक इस मोर कम्पिटिटिव। द लंदन मनी मार्केट हैज़ एक्सेप्टेंस हाउस एंड द डिस्काउंट हाउस which specializing in the accepting the bill and the discounting the bill respectively। कहने का मतलब ये है कि मनी मार्केट में कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए। ये डिस्काउंट हाउस के रूप में हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस हाउस के रूप में हो सकते हैं। इनका जो काम है वो ये है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट में, इनके बीच में एक बेहतर और एक अच्छा रेपुटेशन और रेपो बना के रखना। इनके बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसे सॉल्व करना और एक स्पेशल फीचर अपने पास रखना, जैसे सेंट्रल बैंक के नियमों का जो प्रभाव है, जिससे अगर इनके बीच में बैंकों के बीच में होता है तो एक अच्छा सामंजस्य बना होता है। इससे मनी मार्केट कम्पिटिटिव होता है। जैसे आजकल के समय में हम देखते हैं कि द बैंक्स आर हैविंग लॉन्च द मोर अट्रैक्टिव बॉन्ड्स लोन स्कीम, और ये सारे बैंकों में होता है। क्यों? क्योंकि आज बैंक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये ट्रेडिशनल फंडिंग नहीं कर रही है। अब इनके पास एक मॉडर्न फंडिंग तरीका है, एक मॉडर्न फंडिंग है। ये कई तरीके का स्कीम निकालती हैं। ये आपसे म्यूचुअल फंड, बॉन्डों में, लाइफ इंश्योरेंस में भी निवेश के लिए कहती हैं। और अब जो कमर्शियल बैंक है वो अब इंश्योरेंस कंपनियां भी हो चुकी हैं, अब ये इंश्योरेंस करने का भी काम करती हैं। तो दिस इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अदर फैक्टर, इन फैक्टरों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो एक डेवलप्ड मनी मार्केट को प्रभावित करते हैं। जैसे देयर आर एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, माने उस देश में अगर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो हमारे देश में मुद्रा की आवक होगी। अगर हम
एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और अगर हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है तो इट मीन्स देयर इज़ अ इनफ्लो ऑफ मनी, और ये जब पैसा आएगा तो ये बैंकों के थ्रू ही आएगा, आर द इलेक्ट्रॉनिक चैनल, कैश के रूप में ये नहीं आएगा। तो अगर मनी मार्केट डेवलप्ड होगा तो इसका ये भी एक प्रभाव है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रेड के कंपटीशन के लिए भी काम करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट। यदि उस देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो भी डेवलप्ड मनी मार्केट का ये फीचर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जैसा हम कह चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी नेसेसरी, तो इन्वेस्टमेंट अगर नेसेसरी है तो ये बैंकों के थ्रू ही होगा। अगर मनी मार्केट डेवलप है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो ए फीचर। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन का भी स्टेबल होना इज़ अ फीचर ऑफ द डेवलप्ड मनी मार्केट। यदि कोई भी देश, आजकल विश्व के करीब करीब सारे देश एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, किसी न किसी तरीके से उनके यहाँ लोकतंत्र पाया जाता है, और किसी भी देश में यदि लोकतंत्र अस्थायी है, उसमें अस्थायित्व का भाव है, उसकी साख अगर लोगों में है, तो उसके द्वारा बनाए गए नियमों से उस देश का मनी मार्केट बहुत ही तेज़ी से प्रभावित होता है। श्रीलंका के श्रीलंका में हुए फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन को हम देख के ये बता सकते हैं कि किसी भी देश में यदि राजनीतिक अस्थिरता है तो उस देश में जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, जो मॉनेटरी एक्टिविटी है, वो भी प्रभावित होती है। इसीलिए किसी भी देश के डेवलप्ड मनी मार्केट के लिए उसका पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से ये डेवलप्ड मनी मार्केट के जैसे फीचर हैं तो हम अनडेवलप्ड मनी मार्केट के भी फीचर को भी समझ सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहली बात है वो है पर्सनल रिलेशन। अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड मनी मार्केट की जो पहला फीचर होता है वो होता है पर्सनल रिलेशन। क्यों? क्योंकि अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट का जो बड़ा हिस्सा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें रिलेटिव, फ्रेंड्स, मनी लेंडर्स, साहूकार होते हैं, और इनका लोगों से पर्सनल रिलेशन होता है। तो ये पर्सनल रिक्वायरमेंट करते हैं और पर्सनल रिलेशन से इनको लोन मिलता है। इनमें कोलेट्रल वे में लोन नहीं मिलता। जैसे बैंक से अगर आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे रिश्तेदारी नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ या किसी गांव के किसी साहूकार या मनी लेंडर के पास जाते हैं तो एट फर्स्ट दे एस्टिमेटेड योर रिलेशन विथ दिस। अगर आपके साथ उनका रिलेशन अच्छा है तो आपको लोन देंगे, अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं देंगे। तो दिस इज़ अ फीचर ऑफ द अनडेवलप्ड मनी मार्केट। मेजॉरिटी ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जनरली ये अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसमें मनी लेंडर्स, इसमें इंडिजीनियस बैंक, इन सब का रोल ज़्यादा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन अ लोन, लोन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव लोन भी दे देते हैं जिनका रीपेमेंट नहीं हो पाता और ये एनपीए में बदल जाता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लैंडिंग एक्टिविटी, ये लैंडिंग एक्टिविटी में भी एक फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। वैरायटी इंटरेस्ट रेट, इनका इंटरेस्ट रेट भी इंटीग्रेटेड नहीं होता, अलग अलग होता है, किसी से कुछ और, किसी से कुछ और, या किसी खास ज़रूरत के लिए कुछ और, किसी खास ज़रूरत के लिए कुछ और। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग भी इनकी बैलेंस नहीं होती, ठीक से लेखांकन नहीं करते, ये चीज़ों की एंट्री सही से नहीं करते। दे आर द बोगस अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। एब्सेंस ऑफ द लिंक विद द डेवलप्ड मनी मार्केट, और जो डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है उनके साथ इनका कोई भी तरह का जुड़ाव नहीं होता। ऐसी स्थिति में सेंट्रल बैंक के जो नियम होते हैं इन पे काम नहीं करते, सेंट्रल बैंक से ये गवर्न नहीं हो पाते। तो दिस इज़ अ फीचर ऑफ द अनडेवलप्ड मनी मार्केट। तो आज के वीडियो में हमने डेवलप्ड और अनडेवलप्ड मनी मार्केट के फीचर को समझा। आगे आने वाले वीडियो में हम मनी मार्केट के डिफेक्टिव, उसकी डिमेरिट और इंडियन मनी मार्केट का करंट स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।